हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कोशिका के लगभग 135 क्वेश्चन को हमने हल किया, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जैविक अणु बायोमॉलिक्यूल के लगभग पूरे 107 क्वेश्चन लगाएंगे। और आपने ऐड तो सुना ही होगा कि अगर आपको नीट 2025 में 650 में से 650 से भी अधिक मार्क्स लाने हैं तो आपको क्लास लेने से ये सपना पूरा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। इसी कड़ी में हम लोग लेके आए हैं अगले चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का 107 प्रश्नों का संग्रह, 107 प्रश्नों का संग्रह, जो आप एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कई क्वेश्चन करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, क्लियरली दिखेगा आप लोगों को। पहला प्रश्न है क्रिस्टलीय विलयन में विलेय कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 0.001 माइक्रोन से बड़े अणु। ऑप्शन नंबर बी 0.001 माइक्रोन से बड़े आयन। ऑप्शन नंबर सी अणु समूह। ऑप्शन नंबर डी अणु और आयन दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अणु और आयन दोनों। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अणु और आयन दोनों। ये वाला हाइलाइटर ठीक है या फिर हाइलाइटर चेक कर लेते हैं। ये वाला ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन यानी जीव पदार्थ जो लिविंग बीइंग होते हैं उनके फॉर्मेशन में कितने एलिमेंट हैं जो भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कौन सा तत्व भार में जीव पदार्थ का लगभग 96% होता है बनाते हैं। यानी इनमें से कौन से वो एलिमेंट है जो जीव पदार्थ यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें 96% तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है PCEO, मतलब ये कोई कंपाउंड नहीं है, फास्फोरस सल्फर कार्बन ऑक्साइड बोल रहा है। और ये HONP हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी HONC हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन। ऑप्शन नंबर डी CSOP कार्बन सल्फर ऑक्सीजन फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 है कौन सा तत्व जीवों के लिए लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता है। मतलब कौन सा तत्व जो है अल्प तत्व यानी कम मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है लघु मात्री अल्प तत्व नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो उन्हीं से ये क्वेश्चन है कौन सा तत्व माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इनमें से किस समूह के तत्व सजीव पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक अणु के संयोजन में भाग लेते हैं। पूछ रहा है इनमें से किस समूह के तत्व सजीव पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक अणु के संयोजन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी CNP यानी कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन OCN। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर
प्रश्न संख्या 5 का बी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सभी तत्वों, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सजीव पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक अणु के संयोजन में भाग लेता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अमीनो अम्लों, प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है। यानी अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स और यूरिया के अणु में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह कौन होता है? पहले ही बोला है नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह। ऑप्शन देखते हैं। CHO, ठीक, COOH, CH3, NH2। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा डी, नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह पूछ रहा है और किसी में नाइट्रोजन है नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में नाइट्रोजन है, तो इसका सही उत्तर हो गया प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्रमशः होता है। एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए जल व प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी जल व कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी जल एवं लिपिड। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल एवं प्रोटीन। ठीक है, जल व प्रोटीन्स। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है जैविक अणुओं के बहुलकीकरण में, मतलब बायोमॉलिक्यूल से उसके पॉलीमराइजेशन में, ऑप्शन नंबर ए अनेक विभिन्न श्रेणियों के छोटे अणु अनियमित गुच्छों में जुड़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय वृत्ताणु बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रकार के अणु रेखीय श्रृंखलाओं में जुड़कर वृत्त रेखीय अणु बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न प्रकार के वृत्ताणु परस्पर जुड़कर बहुआण्विक संरचनाएं बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय वृत्ताणु बनाते हैं। मतलब कि जो बायोमॉलिक्यूल है उसके पॉलीमराइजेशन में एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के पीछे जुड़कर लीनियर मैक्रो वृत्ताणु मतलब लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। पृथ्वी पर जैविक कार्बनिक अणुओं में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं की होती है? पूछ रहा है पृथ्वी पर जैविक कार्बनिक अणुओं यानी कि बायोलॉजिकल कार्बनिक अणुओं मॉलिक्यूल्स में सबसे अधिक संख्या में किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं की है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी वसाएं, ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 12 कह रहे हैं समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स। तो समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मूलतः करती हैं
समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मूलतः कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सभी पादप कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी सभी जंतु कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी सभी जीवाणु। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। आपने फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन याद मतलब पढ़े होंगे, उसी में कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न संख्या 14 सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। प्रश्न संख्या 14 बोला है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सैकरिन, ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी राइबोस। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होती है। 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो सैकरिन ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं सैकरिन, ये आर्टिफिशियल शर्करा होती है जो कि सबसे मीठी होती है। पूछेगा आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम शर्करा, तो सैकरिन हो जाएगा सबसे मीठी और प्राकृतिक में फ्रक्टोज होता है। समस्त प्रश्न संख्या 15 का है समस्त जीव कोशिकाएं जैव ऊर्जा के लिए किस ईंधन पदार्थ का जारण करती हैं? यानी कि समस्त जीव कोशिकाएं अपनी एनर्जी के लिए किस ईंधन का जारण करती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी राइबोज, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 आनुवंशिक पदार्थों के संयोजन में भाग लेने वाले शर्करा अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। बहुलकीकरण में यानी पॉलीमराइजेशन में मोनोसेकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ते हैं? जो पॉलीमराइजेशन होता है उससे मोनोसेकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से उसके पीछे जुड़ते जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी एस्टर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी फास्फो एस्टर बंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोसिडिक बंध। इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसेकेराइड नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसेकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए माल्टोज, ऑप्शन नंबर बी मेनोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेनोज। मेनोज जो है एक डाइसेकेराइड नहीं है, बाकी सब माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज डाइसेकेराइड। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है एक ग्लूकोज के तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, इन दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध बन जाने से कौन सा अणु बनता है? ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी राइबोज। अब तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। प्रश्न संख्या 20 का रहा है स्तनियों के दुग्ध में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा होती है, यानी जो मैमल्स होते हैं उनके मिल्क में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो एक लोग आप क्वेश्चन एक बताइएगा स्तनियों के दुग्ध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के सबसे अधिक उपयोग में आने वाली शर्करा है, जो मानव सबसे अधिक उपयोग करता है उसको कौन सी शर्करा होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी माल्टोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 किसके अणु पॉलीसेकेराइड की एक लकी इकाइयाँ होते हैं? पॉलीसेकेराइड की एक लकी इकाइयाँ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर बी डाइसेकेराइड, ऑप्शन नंबर सी ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर डी पंचकार्बनीय शर्कराएं। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा मोनोसेकेराइड। एक लकी से आप लोग समझ सकते हैं मोनोसेकेराइड मतलब एक होता है।
प्रश्न संख्या 23 कर रहा है ओलिगोसैकेराइड का बना ग्लाइकोकैलिक्स कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है। ओलिगोसैकेराइड का बना ग्लाइकोकैलिक्स कोशिकाओं में कहाँ कौन सी जगह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साइटोसोल में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका कला की सतह पर, बाहरी सतह पर, ऑप्शन नंबर सी कोशिका कला की भीतरी सतह पर, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक की सतह पर। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका कला की बाहरी सतह पर जो है ओलिगोसैकेराइड के का बना ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 का है ग्लाइकन्स किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन को, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसैकेराइड को, ऑप्शन नंबर सी पॉलीसैकेराइड को, ऑप्शन नंबर डी डाइसैकेराइड को। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी पॉलीसैकेराइड को। प्रश्न संख्या 25 इनमें से कौन सा पदार्थ होमोपॉलीसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मंड, ऑप्शन नंबर बी मंड यानी कि स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी काइटिन, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी एगार। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी एगार, ऑप्शन नंबर डी एगार। हाइलाइटर यूज करें एगार, ठीक। प्रश्न संख्या 26 का रहा है कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का ऊर्जा का कार्य करता है। कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन या ऊर्जा का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी मंड स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी ये सब। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सब। ये सभी जो है आरक्षित ईंधन का कार्य करते हैं, स्टोर्ड एनर्जी का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 27 जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है। जो प्लांट का अलग हो गया, एनिमल्स का अलग हो गया, तो एनिमल्स में पूछ रहा है जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए मंड, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी डेक्स्ट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर एनर्जी के रूप में कार्य करता है जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। प्रश्न संख्या 28 का है हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है। जो ग्लाइकोजन देखें हम लोग एनिमल स्टोर करके रखता है अपनी एनर्जी के लिए, वो कहाँ स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत एवं कंकाल पेशियों में, ऑप्शन नंबर बी केवल यकृत में, ऑप्शन नंबर सी केवल कंकाल पेशियों में, ऑप्शन नंबर डी कई ऊतकों में। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत एवं कंकाल पेशियों में, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं इनमें से कौन से समूह के सारे पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज काइटिन डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी काइटिन हेमीसेलुलोज हिपैरिन, ऑप्शन नंबर सी रोनेट, ऑप्शन नंबर सी हाइलुरोनेट केराटिन सल्फेट काइटिन, ऑप्शन नंबर डी कॉन्टोइटिन सल्फेट हेमोसेलुलोज और सेलुलोज। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइटिन हेमीसेलुलोज और हिपैरिन जो है संरचनात्मक नहीं होते। प्रश्न संख्या 30 का है रुई जूट सन आदि में खिंचाव सहने की शक्ति मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर एक सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी काइटिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी मंड यानी स्टार्च। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। सेलुलोज की उपस्थिति के कारण जो उसमें खिंचाव है वो खिंचाव सहज लेता है जो रुई जूट और सन आदि प्लांट है। प्रश्न संख्या 31 का है काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्तनयुक्त त्वचा में, ऑप्शन नंबर बी कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड जंतुओं के बाह्य कंकाल में, ऑप्शन नंबर सी पेड़ों की छाल में, ऑप्शन नंबर डी मछलियों के अंतर कंकाल में। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड्स जंतुओं के बाह्य कंकाल में। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 32। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 32 कहता है मोम कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर
किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबर किस श्रेणी के पदार्थ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी लिपिड, ऑप्शन नंबर डी वसाएं। प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर हुआ लिपिड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33 कर रहा है इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स। प्रश्न संख्या 34 है वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर ए COOH OH, ऑप्शन नंबर बी OH CH3, ऑप्शन नंबर सी CH3 COOH, ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी CH3 तथा COOH। प्रश्न संख्या 35 का रहा है स्तनियों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। स्तनियों के लिए आवश्यक इसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं? जो मैमल्स के लिए होता है इसेंशियल फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइनोलिक तथा लाइनोलिनिक, ऑप्शन नंबर बी लाइनोलिक तथा एरेकिडिक, ऑप्शन नंबर सी लाइनोलिक तथा एरेकिडोनिक, ऑप्शन नंबर सी एरेकिडोनिक तथा इरेकिडिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर ए लाइनोलिक तथा लाइनोलिनिक। ये जो है इसेंशियल फैटी एसिड है। मैमल्स के लिए एसेंशियल फैटी एसिड लाइनोलिक तथा लाइनोलिनिक होता है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है वसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी अर्थात जल रागी समूह होता है। फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जल रागी हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग जो मॉलिक्यूल्स होता है इसमें से कौन होता है? तो प्रश्न संख्या 36 कर रहा है ऑप्शन नंबर ए CH3, ऑप्शन नंबर बी OH, ऑप्शन नंबर सी COOH, ऑप्शन नंबर डी CHO। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी COOH। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देते हैं कुल टोटल कितने क्वेश्चन है, हम शुरू में दिखाना भूल गए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन कुल कितने हैं। कुल 107 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पहले दिखा देते हैं, लिखा गया 107 क्वेश्चन। ठीक, से 71 71 तक पहुँचे हम लोग। कुल 21 पेज है, देखते हैं। 15 तक पहुँचे हम लोग। 18 101 104 लास्ट 107 क्वेश्चन। देखिए 107 क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 36 हम लोगों ने देख लिया था, 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 कर रहा है सरल वसा के अणु को क्या कहते हैं? जो सरल वसा के अणु होते हैं सिंपल फैटी एसिड जो के मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर हुआ डी ए व सी दोनों। ठीक, प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? जो अणु बनते हैं, अणुओं का सिंथेसिस होता है सामान्य वसा के सिंपल फैटी एसिड का जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें कौन सा बंध बनता है? ऑप्शन नंबर ए एमाइड बंध, ऑप्शन नंबर बी फास्फोएस्टर बंध, ऑप्शन नंबर सी एस्टर बंध, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसिडिक बंध। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर हो गया एस्टर बंध, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 39 कर रहा है सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी 3।
प्रश्न संख्या 40 कह रहा है 40 इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत कठिन अर्थात कठोर वसा कौन सी होती है? पाचन के लिए इनमें से कठोर वसा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 सोयाबीन का तेल, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन नंबर सी सरसों का तेल, ऑप्शन नंबर डी घी। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी घी। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है इनमें से किसके जारण से सामान्य से दोगुनी से अभी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल के सामान्य से भी अगर जारण होता है उसका सामान्य से भी दोगुने से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैट वसा। ठीक। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में बॉडी में कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी कंकाल पेशियों में, ऑप्शन नंबर सी हड्डियों में, ऑप्शन नंबर सी वसा ऊतकों में। प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर हो गया वसा ऊतकों में। एक प्रश्न संख्या 43 का है एक 75 किलोग्राम भार के व्यक्ति के शरीर में समांतर कितनी वसा संचित रहती है? ऑप्शन नंबर ए 15 kg, ऑप्शन नंबर बी 40 kg, ऑप्शन नंबर सी 5 kg, ऑप्शन नंबर डी 25 kg। प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी 5 kg। इनमें से ब्लबर किस में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 44 का रहा है इनमें से ब्लबर किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेढक, ऑप्शन नंबर बी छिपकली, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी मछली। तो इनमें से ब्लबर जो है ऑप्शन नंबर मछली में पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 44 का सी सही। ब्लबर ब्लबर हाथी में पाया जाता है। अच्छा, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी हाथी। प्रश्न संख्या 45 कर रहे हैं मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी काइटिन, ऑप्शन नंबर सी कार्क, ऑप्शन नंबर डी मोम। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर हो गया मोम। प्रश्न संख्या 46 बोल रहा है कोशिकाओं में फास्फोलिपिड की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए जीव कलाओं की मूल संरचना में, ऑप्शन नंबर बी उपापचयी अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करने में, ऑप्शन नंबर सी कोशिका संकुचन में, ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य में सॉल जेल परिवर्तन में। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए जीव कलाओं की मूल संरचना में। प्रश्न संख्या 47 इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी सिफेलिन। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी सिफेलिन। प्रश्न संख्या 48 का है आइसोप्रोटीन अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर हुआ बी 5। आइसोप्रोटीन अणु में कार्बन की 5 परमाणुओं की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 49 का है जैविक अणुओं में सबसे अधिक अलंकृत अणु किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर हो गया कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जो जो आपको हार्ट अटैक दिला सकता है। प्रश्न संख्या 50 का है हमारे रुधिर दाब जनित रोगों से किस कार्बनिक पदार्थ का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए टारोकोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड। प्रश्न संख्या 51 कर रहा है कौन से वसीय अम्ल से ऊतकों में स्थानीय हार्मोन का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइनोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी एरेकिडोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एरेकिडिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लाइनोलिनिक अम्ल। 51 का सही उत्तर हुआ प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर हुआ बी एरेकिडोनिक अम्ल। आइसोप्रीन से व्युत्पन्न पदार्थ है आइसोप्रीन से व्युत्पन्न पदार्थ है ऑप्शन नंबर ए पर्णहरिम का फाइटॉल, ऑप्शन नंबर बी यूकेलिप्टिस का तेल, ऑप्शन नंबर सी पिपरमेंट, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर हो गया ये सभी।
प्रश्न संख्या 53 कर रहा है स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन नंबर सी स्टेरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी वसा में घुलनशील विटामिन। प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स के, ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स के, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट के, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक अम्लों के। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स की। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है एक सजीव कोशिका तथा एक मृत वस्तु की कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन्स के कारण होता है? ठीक, इसका ऑप्शन अगले पेज पे है। ऑप्शन नंबर ए 50 और 14%, ऑप्शन नंबर बी 20 तथा 10%, ऑप्शन नंबर सी 10 से 20%, ऑप्शन नंबर डी 14 तथा 50%। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी 14 से 14 तथा 50%। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है प्रोटीन को यह नाम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस ने, ऑप्शन नंबर बी मोल्डर ने, ऑप्शन नंबर सी इन दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन को प्रोटीन नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर हुआ सी इन दोनों ने, बर्जीलियस तथा प्रश्न संख्या बर्जीलियस तथा मोल्डर ने प्रोटीन्स को यह नाम दिया था। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी 16%। 16%। प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी 16%। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं? प्रोटीन के अणु जो होते हैं किन अणुओं के पॉलीमर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी मोनोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर डी एमिनो अम्ल। प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी एमिनो अम्ल। न्यूक्लियोटाइड के जो बहुलक होते हैं वो डीएनए होते हैं। प्रश्न संख्या 59 बोला है प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल अणु भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 15। प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। प्रोटीन अणुओं में प्रयुक्त अमीनो अम्ल में अनावश्यक तथा आवश्यक अम्लों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 10, 10, ऑप्शन नंबर बी 8, 12, ऑप्शन नंबर सी 15, 5, ऑप्शन नंबर डी 12 और 8। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए 10, 10। प्रश्न संख्या 61 का रहा है इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए वैलिन, ऑप्शन नंबर बी मेथियोनिन, ऑप्शन नंबर सी लाइसिन, ऑप्शन नंबर डी सेरिन। प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी सेरिन। सेरिन जो है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मतलब समझ सकते हैं जो बॉडी खुद से बना सकती है वो नॉन इसेंशियल होता है और जो बॉडी खुद से नहीं बना पाती है वो इसेंशियल होता है, उसको बाहर से देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 62 कह रहे हैं इनमें से कौन सा पदार्थ प्रत्येक अमीनो अम्ल अणु में होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन परमाणु, ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह, ऑप्शन नंबर सी NH2 समूह, ऑप्शन नंबर डी ये सब। तो प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी ये सब। प्रश्न संख्या 63 कह रहे हैं कौन से एमिनो अम्ल का अणु विषम चक्रीय होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोलीन, ऑप्शन नंबर बी वेलिन, ऑप्शन नंबर सी मेथियोनिन, ऑप्शन नंबर डी टायरोसिन। तो प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए प्रोलीन। प्रश्न संख्या 64 कर रहे हैं किसके अणु जल में घुलने पर उभयविष्ट आयनों का काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्लों के, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स के, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स के। प्रश्न संख्या 64 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्लों के। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेने वाले अमीनो अम्लों में से कितने अम्लों के अणु अध्रुवीय होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 15।
प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी 10। प्रश्न संख्या 66 बोल रहा है सबसे सरल अमीनो अम्ल के अणु है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो अम्ल के जो अणु होते हैं वो है ऑप्शन नंबर ए एलेनिन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर सी वेलिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन। तो सबसे सिंपलेस्ट जो होता है ग्लाइसिन होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 67 के एस्पार्टिक तथा ग्लूटामिक नामक अमीनो अम्लों के अणु होते हैं। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक नामक अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी जल रागी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न संख्या 67 का बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हुआ इसका अम्लीय। अमीनो अम्ल होते हैं तो ये अम्लीय हो गए। ठीक। प्रश्न संख्या 68 बोला है जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि क्रमशः किसके माध्यम से होती है। जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि क्रमशः किसके माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु की कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि के जल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी वायु की कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी वायु की CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जल वाष्प के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए वायु की कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि के जल के माध्यम से। प्रश्न संख्या 69 बोला है जैविक अणुओं में कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रविष्टि से सर्वप्रथम कौन सा जैविक अणु बनता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज। तो 69 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 70 बोला है जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि किसके माध्यम से होती है। जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि किसके माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु के नाइट्रोजन से, ऑप्शन नंबर बी मृदा के नाइट्रेट्स के, ऑप्शन नंबर सी मृदा के अमोनिया के, ऑप्शन नंबर सी वायु के अमोनिया के। तो प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी मृदा के नाइट्रेट्स से जो है नाइट्रोजन की उपस्थिति जैविक अणुओं में होती है। हालांकि नाइट्रोजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन उसका प्लांट यूज़ करके जो है सॉइल में उसको स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से जो लिविंग बींग्स में वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, वही पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 71 बोल रहा है जैविक अणुओं में नाइट्रोजन की प्रविष्टि पर सबसे पहले किसके अणु बनते हैं। जो ये प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले कौन सा अणु बनता है। पहला ग्लूटामिक अम्ल, दूसरा ग्लूटामीन के, तीसरा ऑप्शन नंबर सी ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामीन के, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामीन के। एमिनो हरण में ऑप्शन नंबर ए एक नाइट्रोजनी यौगिक के अमीनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। अमीनो हरण में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एक यौगिक से इसका अमीनो समूह पृथक होता है। ऑप्शन नंबर सी किसी यौगिक के अणु की अमीनो समूह से अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी एक यौगिक से इसका अमीनो समूह पृथक होता है। अमीनो हरण में जो है इसका अमीनो समूह इसे पृथक हो जाता है। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है पार एमिनोकरण में किसी यौगिक का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए किसी यौगिक से इसका अमीनो समूह हट जाता है, किसी यौगिक से अमीनो समूह जुड़ जाता है, किसी यौगिक से के अमीनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार एमिनीकरण में किसी यौगिक के अमीनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण हो जाता है। प्रश्न संख्या 74 बोला है हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा पराडिन के अणुओं को पोरफायरिन वलय की उत्पत्ति किसके अणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोलिन, ऑप्शन नंबर बी वेलिन, ऑप्शन नंबर सी टेरोसिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन। प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी ग्लाइसिन। प्रश्न संख्या 75 बोला है ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ,
ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है उससे व्युत्पन्न पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीन, ऑप्शन नंबर बी मेलेटोनिन, ऑप्शन नंबर सी सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न संख्या 76 कर रहा है कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता है? कौन सा पदार्थ टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी डोपामिन। प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिन। प्रश्न संख्या 77 बोल रहा है बहुलकीकरण में अमीनो अम्लों के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? पॉलीमराइजेशन होता है उसमें अमीनो अम्लों के अणु किस बंध द्वारा जुड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइड बंध, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोसिडिक बंध, ऑप्शन नंबर सी एमाइड बंध, ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों। प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए व सी दोनों। प्रश्न संख्या 78 बहुलकीकरण को रासायनिक रूप से निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण इसलिए कहते हैं कि एकलगी इकाइयों को जोड़ने वाले बंधों में बनने में ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन के परमाणु मुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी जल के अणु का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी जल के अणु मुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी जल के अणु मुक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 79 कह रहे हैं प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक छोर पर खुला एमिनो समूह होता है और दूसरे छोर पर खुला कार्बोक्सिल समूह, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्सिल समूह, ऑप्शन नंबर सी मेथिल समूह, ऑप्शन नंबर डी कीटोन समूह। प्रश्न संख्या 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिल समूह। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं इंसुलिन के अणु की संरचना में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं अल्फा कुंडलिनी तथा बीटा परत नामक वलित खंड किस श्रेणी के पदार्थों के अणुओं में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिकम, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोलिपिड। प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स। प्रश्न संख्या 82 बोल रहा है तंतुवत प्रोटीन में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? ऑप्शन नंबर ए तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थक, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक। प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 83 का रहा है कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी एक्टिन, ऑप्शन नंबर सी मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबुलिन। प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर हो जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं यानी फिलामेंटस होते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 84 का है इनमें से कौन सी प्रोटीन तंतुवत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मायोसिन, ऑप्शन नंबर बी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिन, ऑप्शन नंबर डी इन सब में। 84 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी इन सब में। इन सब के प्रोटीन तंतुवत होते हैं। जो प्रश्न संख्या 83 है 83 जो प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं? दरअसल ये कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं यहाँ पे नहीं छूट गया है। ठीक है वहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा नहीं। ठीक है नहीं होते हैं। ठीक तो मायोग्लोबिन हो गया। ठीक इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं प्रश्न संख्या 85 कौन से प्रोटीन अणु गोलाकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिस्टोन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूटेलिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी ये सब। प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी गोलाकार होते हैं। प्रश्न संख्या 86 का रहा है क्रमशः न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन तथा धातु प्रोटीन का सही समूह है। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोबिटीन, म्यूसिन, हिस्टोन, ऑप्शन नंबर बी कैल्मोडलिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटामिन, रोडोप्सिन, हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन, मायोग्लोबिन। तो प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 87 का रहा है क्रमशः नियामक संरचनात्मक संवाहक तथा विजातीय प्रोटीन का सही समूह है। ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर ए कोलेजन, इंटरफेरॉन, ट्यूबुलिन, एक्टिन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन, मोनेलिन, मोनेमिल, ऑप्शन नंबर सी एसिलिन, ग्लूटेलिन, थ्रोम्बिन, मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरॉन, कैसीन, फैसियोलिन, थायरोक्सिन। प्रश्न संख्या 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, इलास्टिन, ट्रांसफेरिन, मोनेमिल। प्रश्न संख्या 88 का है केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्र की सर्वव्यापी उपस्थिति का पता लगाया। यानी केंद्र की सर्वव्यापी उपस्थिति का किसने पता लगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी 88 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 89 का है कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है? कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस जो है न्यूक्लिक अम्लों में होता है जबकि प्रोटीन में नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता परंतु प्रोटीन्स में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी का ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो प्रश्न संख्या 90 का सही उत्तर हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन नंबर डी। सल्फर जो है प्रोटीन्स में होता है जबकि न्यूक्लिक अम्लों में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है न्यूक्लिक अम्लों के अणु किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्लों के अणु जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो प्रश्न संख्या 91 का सही उत्तर हो जाएगा 91 का सी न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। प्रश्न संख्या 92 का रहा है न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार। प्रश्न संख्या 93 का है इनमें से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनी समाचार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यूरेसिल, ऑप्शन नंबर बी एडिनिन, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबुलिन, ऑप्शन नंबर डी थायमिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्यूबुलिन। 93 का सही उत्तर सी। प्रश्न संख्या 94 है इनमें से कौन सा पदार्थ पिरामिडीन नाइट्रोजनीय समाचार नहीं है? 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडेनिन। प्रश्न संख्या 95 पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनी पदार्थों के अणुओं में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या क्रमशः होती है। प्रश्न संख्या 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 एवं 4। प्रश्न संख्या 96 का है द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? ऑप्शन नंबर ए पिरामिडीन, ऑप्शन नंबर 2 प्यूरिन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यूरिन। 97 प्रश्न कर रहा है न्यूक्लियोटाइड अणु के किन अणुओं के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड अणु किन अणुओं के संयोजन से बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है किन अणुओं के संयोजन से बनता है? तो प्रश्न संख्या 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजनीय समाचार 5 कार्बनिक शर्करा फास्फेट समूह तथा न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट समूह। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 98 कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड अणु के संयोजन में भाग लेने वाले अणु है। न्यूक्लियोसाइड किसके अणुओं से मिलकर बनता है? प्रश्न संख्या 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रश्न संख्या 99 देखते हैं राइबोज शर्करा से कौन से नाइट्रोजनी समाचार की संलग्नता नहीं होती है? प्रश्न संख्या 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थाइमिन। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा में कौन से नाइट्रोजनी समाचार की संलग्नता नहीं होती है? प्रश्न संख्या 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरासिल। प्रश्न संख्या 101 कर रहा है एक न्यूक्लियोटाइड अणु को इसके न्यूक्लियोसाइड के आगे 5 मोनोफॉस्फेट जोड़कर इसलिए इंगित करते हैं। प्रश्न संख्या 101 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताकि फास्फेट समूह शर्करा के अणु C5 पर के OH समूह से जुड़ जाए। ठीक है, प्रश्न संख्या 102 देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं ताकि न्यूक्लियोटाइड्स किस लिए अम्लीय होते हैं? इसका रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर 102 का सही उत्तर हुआ सी फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं।
इसमें जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है वो ऋणात्मक समूह के होते हैं, इसलिए डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज होता है। प्रश्न संख्या 103, चक्रीय एडिनोसिन मोनोफास्फेट CAMP के अणु कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका कला में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका के साइटोसोल में, ऑप्शन नंबर डी कोशिका कला की बाहरी सतह पर, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में। 103 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी कोशिका कला के साइटोसोल में। प्रश्न संख्या 104, उच्च न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में। 104 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यूक्लियोटाइड अणुओं में फास्फेट समूह के एक या दो से अधिक फास्फेट समूह एनहाइड्राइड बंधों द्वारा क्रमवार जुड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 105 करें, समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का काम करने वाला उच्च ऊर्जावाहक न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा है? 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा पदार्थ न्यूक्लियोटाइड्स से व्युत्पन्न सा एंजाइम नहीं होता? ऑप्शन नंबर 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ATP। प्रश्न संख्या 107 जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा संतृप्त वसा अम्ल है? ऑप्शन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर सी स्टीयरिक अम्ल। इस तरह से हमने 107 प्रश्न लगाए, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर एक वीडियो में एक चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, अगले चैप्टर में हम लोग एंजाइम के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग के 107 प्रश्न हल हुए, ठीक है। आप लोग लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट करिएगा कितना स्कोर बन पा रहा है, और जैसे जैसे आप लोग लगाएंगे आप लोग इसका एनालिसिस करिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कैसे कैसे ऑप्शन है। तो ऑप्शन भी आप लोग पढ़िएगा, ऑप्शन के बारे में डिटेल में सर्च करिएगा। आप लोगों के एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।